28 जून 1914 ऑस्ट्रियो हंगेरियन प्रिंस फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफी के साथ एक मीटिंग में जा रहे होते हैं जहां उनके ऊपर रास्ते में बम से हमला होता है, लेकिन वो बच जाते हैं और भाग निकलते हैं। और कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में घायलों से मिलने जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी एक गलत मोड़ ले लेती है, जहां पे एक 19 साल का बच्चा हाथ में बंदूक लिए इनके ऊपर तानता है और फर्डिनांड और उनकी वाइफ की हत्या कर देता है, जहां से दुनिया के सबसे बड़े युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट का स्टार्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी जय हिंद में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। सुनने में कितना अजीब लगता है ना दोस्तों कि इतनी छोटी सी घटना कैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट को करा सकती है, पर रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी युद्ध एक लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की वजह से होता है और फिर एक छोटी सी घटना होती है जिसकी वजह से वो स्पार्क आता है और उसकी वजह से एक बड़ी घटना हो जाती है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, गर्मी का दिन हो और एक माचिस की तीली जिसे हम स्मोक करने या किसी अदर रीजन से लेते हैं और जला के उसे किसी भी गलत जगह पे इधर उधर कैसे भी फेंक देते हैं और देखते ही देखते एक आग लगती है और आग फैल जाती है, जिससे एक बड़ी घटना हो जाती है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुआ। साल 1914 में यूरोप का जो नक्शा होता था कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जो आज के दिन के ऑस्ट्रिया और हंगरी के देश से काफ़ी बड़ा था। जर्मन का जो एम्पायर था वो आज के जर्मनी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पोलैंड का कोई देश ही नहीं था। वहीं रसिया में रसिया एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस था। उस समय ज़्यादातर यूरोपियन देश मोनार्की थे। मोनार्की यानी राजा महाराजा का राज्य। इनफैक्ट केवल 3 ही डेमोक्रेटिक देश थे यूरोप में, जो थे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो। वहीं ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश हैं जैसे सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया, जिन्हें हम बाल्कन कंट्री कहते हैं। इन्हें याद रखना दोस्तों, ये हमारी कहानी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1878 से। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक युद्ध हुआ था। रशियन एम्पायर बाल्कन कंट्री की मदद कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। इस जंग के अंत में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार ऑटो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेजेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है टेम्परेरली, लेकिन ये ऑफिशियली ऑटोमन एम्पायर का ही भाग रहेगा। लेकिन 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेजेगोविना का जो रीजन है उसे एनेक्स कर लिया, इन्वेड कर लिया। उस समय का ये एक पॉलिटिकल कार्टून है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने में। ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान हैं वो अपना हाथ पकड़ के खड़े हैं और ख़ुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही थी, रेवोल्यूशंस होने लग रही थी। इस समय बुल्गारिया आज़ाद हो गया ऑटोमन एम्पायर से, एक अलग देश बन गया था। लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि एक ऑस्ट्रिया के महाराजा फ्रांस जोसेफ बोस्निया हेजेगोविना का जो रीजन है उसके पॉलिटिकल मैप को छीनने लग रहे हैं। इसको देख के मुझे तो 2 बिल्ली और बंदर की कहानी याद आ गई, जिसमें बंदर एक तराजू पे रोटी को तौलता है और जिस तराजू का वजन ज़्यादा होता है उसकी रोटी तोड़ता है और खुद ही खा लेता है। इस कहानी को तो आप ज़रूर पढ़े होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अब ये बोस्निया हेजेगोविना का जो देश है वो 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर राज्य के अंदर रहा, लेकिन आज़ादी मिलने की जगह एक नया एम्पायर आकर इसे कैप्चर कर लिया। ओबियसली जो बोस्निया में रहने वाले लोग हैं वो गुस्सा होने लग रहे हैं
वो आज़ाद होना चाहते हैं। उनकी नेबर कंट्री सर्बिया में भी लोग गुस्से में थे। इस चीज़ को देखकर सर्बिया से बोस्निया का जियोग्राफिकल कनेक्शन तो था ही, साथ ही एक एथनिक कनेक्शन भी था। एक्चुअली में ये जो सारी कंट्री हैं ईस्टर्न यूरोप की, इनकी इथनिसिटी है स्लावस की। बहुत से लोग इन कंट्री में रहने वाले इस कनेक्शन को फील करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने एक साउथ स्लाविक नेशन की मांग करी, तो सर्बिया ने कंप्लेन करी कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर है वो न सिर्फ बोस्निया को इन्वेल्ट कर रहा है बल्कि साउथ स्लैब को इन्वेल्ट कर रहा है। अब इस देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रियन हंगरी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी कि रशियन इससे ऑब्जेक्ट ना करे कि हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हम इस देश पर कब्जा करने वाले हैं। और रशियन ने बात सुन भी ली थी, क्योंकि रशियन को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को ध्यान से देखिए, ऊपर है ब्लैक सी और नीचे है सी ऑफ मरमरा। इन दोनों को स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस जोड़ता है। इस्तांबुल को दो भागों में डिवाइड करते हुए अब ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था और रशियन इसे छीनना चाहते थे। रशियन ने ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर से कहा, हम इस पर हमला करेंगे, हम इसे छीनेंगे, तुम कुछ मत बोलना और तुम वहां बोस्निया देश पर कब्जा जमाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छी डील थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रशियन में बहुत ज़्यादा स्लाविक लोग रहते थे। वो प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज़ को देखते हुए कि हम कैसे एग्री कर सकते हैं कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर वहां हमारे स्लाविक लोगों के ऊपर कब्जा जमा ले। रशियन एम्पायर ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, उसे अपने लोगों की सुननी पड़ी। इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना चालू कर दिया। साल था 1909। अब ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने जर्मनी से पूछा कि अगर हम सर्बिया देश पर कब्जा कर लें और रशियन बीच में आए तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? जर्मनी ने कहा, क्यों नहीं भाई, हम तो दोस्त हैं और दोस्त की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब दूसरी तरफ रशियन ने फ्रांस से पूछा कि देखो, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने पहले बोस्निया पर कब्जा किया और जब सर्बिया ने ऑब्जेक्ट किया इस चीज को लेकर तो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर उस पर हमला की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम मिलकर इसके खिलाफ युद्ध करें? फ्रांस बोलता है कि हमें क्या करना है सर्बिया से, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो फ्रांस के कहने पर रशियन शांत हो जाते हैं और ये एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिलहाल के लिए कोई युद्ध नहीं होता है, जो वर्ल्ड वार का खतरा है वो टल जाता है। इसके बाद आता है द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। असल में बात यह है कि बोस्निया के जिन लोगों पर कब्जा हुआ है वो अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे। बोस्निया में एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है जिसे बोलते हैं यंग बोस्निया। ये एक छात्रों की रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। इसे सर्बियन लोग भी मदद करने लग रहे हैं। इनका पर्पस है बोस्निया और हेजेगोविना को न सिर्फ आज़ाद कराना बल्कि सर्बिया के साथ मिलकर साउथ स्लाविक एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना, जिसका नाम हो यूगोस्लाविया। यूगो का अर्थ होता है साउथ, यानी साउथ स्लाविक देश बने। हालांकि आगे चलकर ये बना भी और आज के समय में बनकर टूट भी चुका है। खैर, वो दिन आ भी जाता है जिसे हम माचिस की तीली कह सकते हैं। डेट है 28 जून 1914। ऑस्ट्रियो हंगरियन के जो प्रिंस हैं फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ के साथ बोस्निया की एनेक्स टेरिटरी में एक मीटिंग में जा रहे होते हैं। 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरी ने प्लान किया कि इन्हें मारेंगे। सुबह के करीब 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी का नाम था कैबरिनोविक, वो एक बम फेंक देते हैं फर्डिनांड की गाड़ी पर। हालांकि वो बम गाड़ी से टकराकर सड़क के किनारे चला जाता है और फट जाता है, जिसमें 20 लोग घायल हो जाते हैं। फिलहाल फर्डिनांड भाग निकलते हैं। ये जिस मीटिंग में जा रहे होते हैं उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं,
और बोस्निया के मेजर से कहते हैं, हम आपके शहर में घूमने आए और आपने हमारा स्वागत बम से किया। ये तो बहुत गलत है। प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद ये हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं घायलों से मिलने के लिए। जब ये हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो बाय मिस्टेक इनकी गाड़ी रॉन्ग टर्न लेती है और जब इन्हें रियलाइज होता है कि मेरी गाड़ी रॉन्ग टर्न ले चुकी है तो वो पीछे मुड़ते हैं जाने के लिए। तो उनको मालूम चलता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी के केवल 5 फुट के करीब है। एक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र जिसकी उम्र 19 साल है, गैब्रिएलो प्रिंसेप, ये गोली चला देता है फर्डिनांड और उनकी वाइफ के ऊपर और उनकी हत्या कर देता है। ऑस्ट्रो हंगरियन प्रिंस की हत्या हो जाती है। गैब्रिएलो प्रिंसेप को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गैब्रिएलो प्रिंसेप की उम्र 20 साल से 2 माह कम होती है। लॉ के हिसाब से फांसी नहीं दिया जा सकता था, इसलिए 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाती है। ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि मैं एक यूगोस्लाविक नेशनलिस्ट हूँ और मेरा मकसद है सारे यूगोस्लाविक को यूनाइट करना और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि यूगोस्लावस किस स्टेट के हिस्से हैं। बस अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रिया से हमें आज़ादी मिले। ऑस्ट्रियो हंगरियन के जो महाराज हैं इस घटना को देखते हुए आग बबूला हो जाते हैं और सर्बिया देश के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। रशियन देखता है कि अब सर्बिया देश पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। रशियन चलता है सर्बिया देश को बचाने के लिए। जर्मन देखता है कि रसिया ऑस्ट्रो हंगरियन अंपायर के खिलाफ जा रहा है तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रियो हंगरियन अंपायर को बचाने के लिए। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता है, वो भी चल देता है रसिया और सर्बिया के सपोर्ट में। इटली देश एक्चुअली में जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरियन के साथ एयरलाइंस में था, लेकिन ये अपनी एग्रीमेंट से पीछे हट गया इन दोनों को सपोर्ट करने से, क्योंकि एग्रीमेंट में कहा गया था जब हमारे देश के ऊपर जब हमला होगा तब हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऑस्ट्रो हंगरियन और जर्मनी खुद ही इन्वेल्ट करने लग रहे हैं सर्बिया को, तो हम पीछे हट रहे हैं। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी रसिया से थी तो ऑटोमन एम्पायर पहुंचता है जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरियन की मदद करने। अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की भी एंट्री होती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की एक ट्रीटी थी फ्रांस और रूस के साथ। इस तरह एक बड़ा युद्ध शुरू होता है, द ग्रेटेस्ट वार, जिसे सारी कंट्री एक दूसरे के खिलाफ जंग पर आ जाती हैं। बाद में यूएसए और जापान जैसे देश भी युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चेन बन गया है। इस चेन को चेन ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। जहाँ ब्रिटेन का राज था, जैसे इंडिया, ये भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को फोर्स की ज़रूरत थी। तो ये अच्छा रहेगा कि जिन देशों पर ब्रिटेन का कब्जा है वहाँ से फोर्स लाई जाए। तो ढेर सारे भारतीय भी जाते हैं ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वर्ल्ड वार पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।